आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे पर तोड़ी चुप्पी, कहा एजेंसी को गुमराह करने की कोशिश हुई। एफएसएसएआई की घटिया खाद्य पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई जारी। ईरान ने अमेरिका के सामने रखी शर्तें, हॉर्मुज को लेकर करे रुख का संकेत। पाक के इस्लामिक नाटो में आया बड़ा ट्विस्ट। कनाडा में धधकी जंगल की आग 2 गुने इलाके में फैली। ईरान ने जारी किया मुस्तफा खामेनेई का सरप्राइज वीडियो, जिंदा नहीं होने की लग रही थी अटकलें। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने पर जहाज पर हुआ हमला, किया गया दावा। रूस से भारत तक दौड़ेगी ट्रेन, मॉस्को ने रखा डायरेक्ट रेलवे लिंक का प्रस्ताव। अमिताभ बच्चन को देख के एबीसी के डायरेक्टर को आती है शर्म, बिग बी को लेकर क्या हुआ खुलासा। और अस्मिता चालीहा बनी कोरिया मास्टर्स चैंपियन, पहला गेम हारने के बाद किया कमाल का कमबैक। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और संबलपुर के सांसद धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को कहा कि नीट पेपर लीक मामले पर हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान जेएनजी को गुमराह करने की कोशिश की गई, जिसके कारण उन्हें केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पद छोड़ना पड़ा। प्रधान ने ठीक 2 हफ्ते पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बीच पद छोड़ दिया था। अब उन्होंने इस पर चुप्पी तोड़ते हुए अपनी बात कही। प्रधान ने कहा, जेएनजी हमारे बच्चे हैं, कुछ लोगों ने उन्हें गुमराह करने की कोशिश की, तब मुझे कोई पर्सनल दिक्कत नहीं थी। भारत में हर साल कम से कम 2 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं। पिछले 10 सालों में 20 करोड़ बच्चे पैदा हुए। उनकी ख्वाहिशें हैं और वे भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। यह पद मेरे लिए जरूरी नहीं था। पूर्व शिक्षा मंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संपर्क किया था और केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देने की पेशकश की थी। प्रधान ने 25 जुलाई को मिनिस्ट्री से इस्तीफा दे दिया था। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी एफएसएसएआई ने वीकेसी नट्स प्राइवेट लिमिटेड और छेड़ा स्पेशलिटीज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। स्वच्छता और कीड़ों की रोकथाम से जुड़े नियमों के गंभीर उल्लंघन के कारण यह कार्रवाई की गई। एफएसएसएआई ने शनिवार को इंटरनेट मीडिया पोस्ट में कहा कि उत्तर प्रदेश स्थित वीकेसी नट्स का लाइसेंस गंभीर खाद्य सुरक्षा उल्लंघनों के कारण निलंबित किया गया है। इसके परिसर के निरीक्षण के दौरान पिस्ता के भंडारण क्षेत्र में जिंदा कीड़े पाए गए। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहम्मद बगर जोलगाद्र ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमेरिका उनकी 6 मांगें पूरी नहीं कर देता। बीबीसी फारसी के मुताबिक इन मांगों में ईरान पर लगे प्रतिबंधों में ढील, युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई, ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकाबंदी फौरन हटाना, ईरान के खिलाफ धमकियों को रोकना और देश की जब्त संपत्तियों को मुक्त करना शामिल है। विश्लेषकों के अनुसार जोलगाद्र ने काफी हद तक ईरान को पिछली मांगों को रहा है, लेकिन यह बातचीत में हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान के कड़े रुख का संकेत है। तुर्की के ताजा बयान से सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ हुई उसकी नई डिफेंस डील पर सवाल उठ गए हैं। तुर्की के विदेश मंत्री ने शनिवार को कहा कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच रक्षा समझौता ईरान या किसी अन्य देश के खिलाफ नहीं है। उन्होंने इस समझौते को क्षेत्रीय स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया, लेकिन यह इशारा भी दिया कि किसी भी एक पर हमला तीनों पर हमला नहीं है। उनका ये बयान सऊदी अरब के लिए झटके से कम नहीं, क्योंकि ताजा जंग में ईरान ने उन पर खूब मिसाइल बरसाई। ईरान का कहना है कि वो ये हमले खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेसों पर कर रहा है। बता दें कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शुक्रवार को सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके मुताबिक किसी एक पर हमला तीनों पर हमला माना जाएगा। पश्चिमी कनाडा के एक दूर दराज इलाके में तेजी से फैल रही जंगल की आग का दायरा दोगुना हो गया है। इसकी वजह से हजारों लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। बीसी वाइल्ड फायर सर्विस के मुताबिक वाइल्ड रेज की आग अब ब्रिटिश कोलंबिया के समरलैंड और ओकानागन
सिमिल कामीन जिलों में 95 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाके में फैल चुकी है। उकानागन सिमी कामीन के क्षेत्रीय जिले के इमरजेंसी सेवा के अधिकारी एरिक थॉमसन ने कहा कि आग के लिहाज से संवेदनशील इस इलाके में उन्होंने इतनी जल्दी और इतनी बड़ी आग पहले फैलती नहीं देखी। इजरायली मीडिया की खबरें हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी की हालत गंभीर है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बीच तेहरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी मेहर ने बिना तारीख वाला एक वीडियो जारी किया जिसमें वे अच्छी सेहत में दिख रहे हैं। मुस्तफा खामेनी का यह वीडियो पहली बार सरकार से जुड़ी अर्ध सरकारी ईरानी समाचार एजेंसी मेहर ने जारी किया। इससे पहले शुक्रवार को इजरायली मीडिया ने खबर दी थी कि खामेनी बेहद गंभीर हालत में है, जिससे उनकी सेहत और ठिकाने को लेकर अटकलें और बढ़ गई है। अबू धाबी की सरकारी तेल और गैस कंपनी ADNOC के एक जहाज पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते समय हमला हुआ है। संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों ने कहा कि ईरान ने वाणिज्यिक जहाजों पर हो रहे हमलों के तहत इस जहाज पर मिसाइल दागी। ADNOC ने बताया कि शनिवार तड़के हुए हमले में किसी की जान नहीं गई। ADNOC ने अपने बयान में कहा कि फरवरी में अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू होने के बाद से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते समय उसके 1 दर्जन से ज्यादा जहाजों को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया। कंपनी के मुताबिक इन हमलों में एक चालक दल के सदस्य की मौत हुई है जबकि 20 अन्य लोग घायल हुए। ADNOC ने ये नहीं बताया कि हमला कहां हुआ और जहाज को कितना नुकसान पहुंचा। रूस ने भारत के सामने डायरेक्ट रेल लिंक का प्रस्ताव रखा है। इसमें रूस से भारत तक ट्रेन चलाने की बात कही गई है। यह प्रस्ताव रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मरात खुस्नुलीन ने पेश किया। उन्होंने रूसी समाचार एजेंसी टाश को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि रूस को हिंद महासागर तक एक रेलवे रूट बनाने की संभावना तलाशनी चाहिए ताकि बोस्फोरस और हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जुड़े जोखिमों को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि वैकल्पिक रास्ते तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होकर गुजर सकते हैं और भारत तक पहुंचने वाला कोई भी विकल्प स्वीकार्य होगा। हालांकि धरातल पर उनका प्रस्ताव चुनौतियों का सामना कर सकता है। इस रेल रूट में अफगानिस्तान और पाकिस्तान शामिल है जो दुनिया के 2 सबसे बड़े खतरनाक देश हैं। इन देशों में आए दिन आतंकी हमले होते रहते हैं और इनकी सेना का पूरे देश पर नियंत्रण भी नहीं है। कौन बनेगा करोड़पति के 18वें सीजन के साथ पर्दे पर लौटने से पहले डायरेक्टर अरुण शेख कुमार ने अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का अनुभव साझा किया। वो कहते हैं कि 83 साल की उम्र में अमिताभ बच्चन को इतना एक्टिव और काम के प्रति उनकी लगन देखकर उन्हें भी शर्म आती है। एक बातचीत में अरुण शेष कुमार ने बताया कि कैसे कौन बनेगा करोड़पति के 26 साल होने के बावजूद बिग बी हर दिन सेट पर शिद्दत के साथ जाते हैं। उन्हें देखकर लगता है कि जैसे वो पहला एपिसोड शूट कर रहे हैं। शो के 3रे सीजन को छोड़कर अमिताभ बच्चन हमेशा से केबीसी का पर्याय रहे हैं। आज भी कई लोगों के लिए कौन बनेगा करोड़पति का मतलब है अमिताभ बच्चन के स्टाइल में एंट्री और शो के अंत में उनके ज्ञान की कुछ बूंदी। अमिताभ बच्चन के साथ सालों से काम कर रहे अरुण कहते हैं कि आज भी बिग बी के काम करने का तरीका बिल्कुल नहीं बदला है। वो सेट पर आते ही सबसे पहले शो के स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। अरुण शेष कुमार के अनुसार अमिताभ बच्चन 83 साल की उम्र में भी पूरी तरह तैयारी करते हैं। शो के बारे में डायरेक्टर कहते हैं कि केबीसी एक क्विज बेस्ड रियलिटी शो है जिसकी वजह से सिर्फ शुरुआत और अंत को सलीके से लिखा जाता है। बाकी पूरा शो कंटेस्टेंट और अमिताभ बच्चन के बीच हुई बातचीत पर आधारित होता है। कौन बनेगा करोड़पति के डायरेक्टर का कहना है कि उस दिन शो की हॉट सीट पर कौन बैठेगा ये किसी को नहीं पता होता, इसलिए वो हर दिन शूटिंग से पहले 10 कंटेस्टेंट की पूरी जन्म कुंडली निकालते हैं। अरुण शेष कुमार का कहना है कि अमिताभ बच्चन सेट पर पहुंचते ही हर कंटेस्टेंट की जन्म कुंडली यानी कि उनके बारे में सारी डिटेल पढ़ लेते हैं और जब कोई कंटेस्टेंट हॉट सीट पर बैठता है तो वे उनके जन्म कुंडली के आधार पर यानी उनके जीवन जीने उनके पास्ट के आधार पर ही उनकी कहानी लोगों को बताते हैं। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी अस्मिता चलिहा ने शानदार वापसी करते हुए विक्टर कोरिया मास्टर्स 2026 का महिला एकल खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल में अस्मिता ने चीन की हान यान शी को 14-21, 21-14, 21-14 से हराया। 53 मिनट तक चले मुकाबले में भारतीय खिलाड़ी ने पहला गेम गंवाने के बाद जबरदस्त वापसी की और लगातार 2 गेम जीतकर अपने करियर का पहला BWF खिताब हासिल किया। फाइनल की शुरुआत अस्मिता के लिए अच्छी नहीं रही। वह पहले
पहले गेम में अपनी लय हासिल करने के लिए संघर्ष करती नजर आई हान कियान शी ने इसका फायदा उठाते हुए शुरुआत से ही मुकाबले पर पकड़ बनाई और पहला गेम 21-14 से अपने नाम कर लिया। एक गेम से पिछड़ने के बाद अस्मिता ने अपने खेल की गति और आक्रामकता बढ़ाई। भारतीय खिलाड़ी ने दूसरे गेम में लगातार आक्रामक शॉट लगाए और चीनी खिलाड़ी को दबाव में रखा। अस्मिता ने दूसरा गेम भी 21-14 से जीतकर मुकाबले को निर्णायक गेम में पहुंचा दिया।